चलिए बढ़िया। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? सारी जनता गायब है, बस पूर्णिमा हैंड रेज कर रही है, बाकी जनता जवाब नहीं दे रही है। ओके चलो, 3-4 लोगों ने हैंड रेज किया। इन पूर्णिमा सबसे पहले किया था, तो पूर्णिमा बता बेटा इलेक्ट्रोड क्या होता है? Sir, rod that conduct electricity and are dipped in electrolyte. बहुत अच्छे। द मेटालिक पार्ट और मेटालिक रॉड्स और मेटालिक प्लेट्स दैट आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं? कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं? अभी चलो बताओ, अभी 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 बताएगा। हाँ, एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड दोनों पे चार्जेस क्या क्या होते हैं भाई? एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव। सही में? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो पॉजिटिव वाले जो प्लेट है उस पे क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या वाटर गैस? ऑक्सीजन गैस। सही में? यस सर। अच्छा ठीक है, आयुष बताएगा। आयुष, अरे ऑडियो ऑन करो। यस सर। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस समय जो इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के लिए कैथोड और एनोड जो होते हैं, वो किस टर्मिनल पे कौन सा गैस निकलता है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर मैंने 10 ml ऑक्सीजन निकलते हुए देखा है, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ और 10 ml ऑक्सीजन मुझे निकलता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये बताना है कि उस केस में हाइड्रोजन कितना ml निकला होगा। लास्ट क्लास में हम सीखे थे 10 ml अगर ऑक्सीजन निकला है तो हाइड्रोजन कितना ml निकला होगा और किस इलेक्ट्रोड पे निकला होगा। चलो, पूर्णिमा बहुत अच्छे, श्रेया बहुत अच्छे, लेकिन नयन बोला है, मैं बताऊंगा। बोलो नयन। बोल भाई नयन, क्या हो गया? ओह, एक सेकंड। हाँ बोलो नयन। 20 ml। 30 ml? 20। अच्छा 20 ml। और किस पे निकलेगा? पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे? और नेगेटिव पे। नेगेटिव पे। नेगेटिव को क्या कहते हैं? एनोड। नो सर, कैथोड। कैथोड कहते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अपन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस में मुझे 100 ग्राम, एकदम आसान डेटा देता हूं, अगर इलेक्ट्रोलिसिस में मुझे 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस मिले थे तो बताओ कितने ग्राम वाटर ब्रेक हुआ है? ऑक्सीजन नहीं पूछा है, वाटर कितना यूज हुआ है। अगर 100 ग्राम मेरे को मिला है हाइड्रोजन, तो बताओ वाटर कितना यूज हुआ है, कितने ग्राम? पूर्णिमा गड़बड़ है, आयुष गड़बड़ है, नयन बहुत सही है। नयन हैंड रेज करो, बताओ कैसे? हाँ बोलो नयन। तो सिंपल है कि जब 100 ग्राम H2 निकला तो और तो ऑक्सीजन 800 ग्राम निकलेगा, यानी टोटल ब्रेक 900 होगा, दोनों का ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा। सो देखो, जब 100 ग्राम ऑक्सीजन निकला होगा तो 800 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम जब हाइड्रोजन निकला होगा तो 800 ग्राम ऑक्सीजन निकला होगा। 8 टाइम्स निकलता है 800 ग्राम।
तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन टोटल कितने निकले? 900 ग्राम। तो भैया जितना वाटर का मास ब्रेक होगा उतना ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मैंने किसी चीज के टुकड़े कर दिए, मैंने इस चीज का टुकड़ा कर दिया, तो इसका मतलब जो टुकड़े का जो मास आएगा वो टोटल जो टुकड़े का मास होगा वो इससे अलग होगा नहीं। तो जो टोटल मास वाटर कितना टूटा, कितना वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस में ब्रेक हुआ, वो हम बता सकते हैं और बड़े आसानी से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास को सम कर दो तो पता चल जाए कि वाटर आपका कितना इलेक्ट्रोलिसिस में ब्रेक हुआ है। डन है क्या? डन है? चलेगा नहीं चलेगा जल्दी बताओ मुझे। चलो बहुत अच्छे, ठीक है। तो अपन आगे की कहानी आज कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे की कहानी, इलेक्ट्रोलिसिस अपना हो चुका है। आज अपन पढ़ने वाले बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है जरा इसको समझेंगे, और फिर अपन आज करेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के। भैया कैसे क्वेश्चंस दिए हैं उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ते हैं और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी अभी तो नहीं हो पाएगा, अगले बार देखा जाएगा बेटा। विल थिंक ऑन नेक्स्ट टाइम। चलो थोड़ा पढ़ ले, ये सब तो होते रहेगा। चलो ये क्या कर दिया, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ चलिए, तो आज अपन पढ़ने वाले इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी एक मेटल का लेयर किसी दूसरे मेटल के ऊपर अगर लगा दिया जाए तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो अगर किसी एक मेटल का लेयर, ये क्या हो गया, हाँ एक मिनट बस, हाँ किसी एक मेटल का लेयर अगर दूसरे मेटल के ऊपर लगा दिया जाएगा तो हम कहेंगे कि दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बेसिकली प्रोसेस ऑफ deposition of metal on other metal by using electric current। बोलता क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके आप एक दैट इज, भैया किसी मेटल के सरफेस को शाइनी बनाने के लिए, मेकिंग शाइनी सरफेस। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। एंड तीसरा, सेविंग फ्रॉम करोजन। अभी ये तीनों पे हम बात करेंगे एक एक करके कि भैया ये तीनों कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, तो इसको किया कैसे जाता है अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो इसको करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले कि एक अपने को करते क्या है कि जो एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर बना लेते हैं अपन, ये अपना कंटेनर है प्यारा सा, इस कंटेनर में लिक्विड डाल दिया। उससे पहले 2 इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं। सो ये एक मेटल का इलेक्ट्रोड हो गया,
एक दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड के लिए दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं बिजली से। बिजली के लिए क्या यूज करेंगे? बैटरी का यूज करेंगे। चलो भैया बैटरी का यूज कर लेते हैं एक छोटू सा। तो ये अपने पास बैटरी भाई साहब हो गए। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ये नीचे में ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड हम एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। अब मान लो कि ये दो मेटल जो है, ये दो मेटल कुछ ऐसे समझ लो, मान लो कि ये क्रोमियम है और ये मान लो तुम्हारे पास कि ये कॉपर है। ये क्रोमियम है और ये मान लो कि कॉपर है। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मेनली होता क्या है? तो मेनली होता है ये सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस वाटर। और ये किस मेटल का सॉल्ट होता है? तो उस मेटल का जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्ट होता है वो किसका होगा? मेनली तो वो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये मेनली उसी का सॉल्ट होता है। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अभी आपको इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, बट इतने से आपका काम चलते रहेगा। आवाज याद रखे, अभी मैं चैट देख रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलिए, सो अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो सॉल्ट है वो अपने पास होना चाहिए उसी मेटल का जिसका आपको लेयर लगाना है, बेसिकली जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें किस वाले मेटल सरफेस पे कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा? मैं बोल रहा हूं क्रोमियम पे कॉपर होगा या कॉपर पे क्रोमियम होगा? तो सारी जनता जानती है, इस चीज को सीखी है कि भैया जो मेटल डिपॉजिट होता है वो कहां से कहां होता है। मेटल जो डिपॉजिट होने वाला है वो हमको पता है कि मेटल का जो डिपोजिशन है वो होता है एनोड टू कैथोड। मतलब जो मेटल एनोड पे है, जो मेटल एनोड पे वो कहां जाके डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। सो बेसिकली आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे एनोड पे जो होगा वही मेटल का ये सॉल्ट होना चाहिए। सो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही इस सेटअप को हम लगाएंगे तो हमको दिखेगा क्या कि धीरे धीरे करके ये क्रोमियम यहां से खत्म होगा और इस कॉपर पे जाके क्या होने लगेगा? कलेक्ट होने लगेगा। सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कह लेते हैं कि दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक प्लेट बना रहे हैं, इसके ऊपर एक लेयर बना रहे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पे एक थिन सा लेयर डेवलप हो जाएगा और इसको हम कह लेंगे कि दिस विल बी नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अब इसके बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे जो टैप्स होते हैं, जो आज के टाइम में जो टैप्स है, जो हमारी घड़ियां होती है, बहुत सारे शाइन करते हैं। कार्स में देखे होंगे कि शाइनिंग एकदम बिल्कुल सिल्वरी कलर का या बिल्कुल स्टील के कलर की शाइनिंग वाले मेटल्स लगे होते हैं। तो होता क्या है कि उनके ऊपर बेसिकली क्रोमियम का लेयर चढ़ाया था। क्वाइंस में भी ऊपर में क्या किया जाता है? क्रोमियम का लेयर बिल्कुल इसी तरीके से चढ़ाते हैं। जिस भी मेटल का वो क्वाइन बना हो या वो मटेरियल बना हो, उसको हम करते क्या है कि नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव से क्रोमियम के रॉड को कनेक्ट कर देते हैं और दोनों को उठा के इलेक्ट्रोलाइट में डाल देते हैं। धीरे धीरे क्रोमियम जो है वो कॉपर पे जाके कलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे अपना प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो एक फायदा तो ये है कि मेटल्स को हम बोल सकते हैं कि शाइनी सरफेस देने के लिए यूज करते हैं। जैसे ब्रास के ऊपर अगर हमको देना है वहां पे स्टील की फिनिश, तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। सेकेंड है प्यूरिफिकेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जब प्यूरिफिकेशन की बात होती है तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ एनोड पे लगाते हैं प्योर को, सॉरी इम्प्योर को, गलती से लिख दिया। एनोड पे लगाते हैं इम्प्योर को और हम कैथोड पे लगाते हैं प्योर, या कैथोड पे मिलता है हमको प्योर। तो अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि मुझे कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो उसको हम लगा देंगे एनोड पे और कैथोड पे हमको प्योर कॉपर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। बोलता है कि कोरोजन से कैसे सेव किया जाएगा। तो देखो कोरोजन से भी सेव करने में बड़ा काम आता है। मान लो ऐसा किया गया कि हमने एक मेटल ले लिया, जैसे मान लो ये कॉपर ही ले लिया और इसके ऊपर मान लो हमने जिंक का लेयर लगा दिया और जिंक आसानी से कोरोड नहीं होता।
जिंक जो है वो आसानी से कोरोड होने वाला नहीं है, वो बड़ा तगड़ा है, वो जल्दी कोरोड नहीं होता, जल्दी खराब नहीं होता ये मेटल। तो हमें जिंक का लेयर अगर इसके ऊपर लगा दिए तो अपना काम बन गया भैया, ये कोरोजन से भी बच जाएगा, जो हम चाहते थे वो हो जाएगा, हमारा मोटिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम कोरोजन से भी बचा सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे और कोरोजन से उस मेटल को बचा लेंगे। सो ये कुछ यूजेज है कोरोजन, ये कुछ यूजेज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, इनका क्या यूज है और कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें हमने देख ली है। यहां तक में किसी को लगता है कि कोई चीज जादू हो रही है, फटाफट से पूछो कि जादू हो गया। बाकी अपन फिर अगर नहीं जादू है तो इसको नोट डाउन करो और फिर अपन कहानी शुरू करेंगे आगे। बोलो ना, क्या बोल रहे हो? 2 नंबर क्या कैसे करते हैं ऐसा पूछ रहे हो? प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं ऐसा पूछ रहे हो? एक टाइम के बाद एनोड पे मेटल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एनोड पे मेटल खत्म होगा, दूसरा मेटल लगा देंगे और क्या, वो तो खत्म होना ही है ना। अनय देखो दूसरे वाले में क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर को एक जगह लगाया, प्योर वाले को एक जगह लगाया, इम्प्योर को एनोड पे, प्योर वाले को कैथोड पे। इम्प्योर वाला धीरे धीरे पतला होता जाएगा, प्योर वाला धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। ये पतला होते 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 ये खत्म हो जाएगा और ये मोटा पूरा मिल जाएगा हमको। फिर से यहाँ दूसरा लगा देंगे इम्प्योर वाला, फिर से ये धीरे धीरे घटते जाएगा और ये अपने को ठीक होते जाएगा, तो अपने को प्योर वाला कॉपर मिलते जाएगा। डर है? चलेगा क्या? अभी अगर इसको उल्टा कर दोगे तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। वो इम्प्योरिटी जो होती है ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, नीचे, उसी को बोलते हैं एनोड मड। एनोड का कचरा एनोड मड कहा जाता है, जो एनोड के नीचे सेटल होगा। ठीक है? हाँ, सीयू जाके सीआर से टर्मिनल चेंज कर दो, उल्टा हो जाएगा। अभी डन है क्या? साइन के लिए गोल्ड को नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते आयुष, कोई बात नहीं है, गोल्ड को कर लो, करते भी है। गोल्ड के साथ तो खास करके किया जाता है, जो अपने पास जितने भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जाते हैं उनके ऊपर गोल्ड का लेयर लगाया जाता है, एकदम पतला सा थिन सा लेयर। ठीक है? दुकानदार जब आप जाते हो सुनार के पास तो वो यही करते हैं, उसके ऊपर गोल्ड का लेयर लगाते हैं और अच्छा खासा पैसा चार्ज कर लेते हैं। लेयर लगाते हैं 50 रुपए का और वहां पे चार्ज होता है 500 रुपया। सेम यही काम करते हैं। आपका ज्वेलरी नेगेटिव टर्मिनल से एक गोल्ड का छोटा सा, मतलब इतना छोटा सा एक ले लेंगे ब्लॉक टाइप का, उसको लगा देंगे पॉजिटिव वाले से, दोनों को सॉल्यूशन में डुबो देंगे। थोड़ी देर बाद जो आपकी ज्वेलरी है उसके ऊपर गोल्ड का लेयर आ जाएगा, आप खुश हो जाइएगा, कहिएगा वाह मेरा, मैं तो लेके गया था यहाँ पे आर्टिफिशियल और ये बन गया सोने का, खूब खुश होकर पैसा देके चले आओगे। और क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड जितना डिप होगा उतना ही मेटल उस पर डिपोजिट होगा। बिल्कुल अपर में तुम जितना डिप करोगे उतना ही होगा ना, उससे ज्यादा कैसे होगा? तो मैंने बनाने के लिए बता दिया है, बाकी डिप तो उतना ही होगा। ये मत लेयर तो उतना ही बनेगा, तुम ये मत सोच लेना कि भैया लेयर पूरे में बन जाएगा, हम थोड़ा सा उसमें ऐसे थोड़ा सा डिप कर देंगे पूरा बन जाएगा। नहीं, जादू नहीं होगा, जितना डिप करोगे उतने में लेयर आएगा। डन है? चलो यहां पे तुम एक नोट बना के लिख सकते हो कि कहां से कहां मेटल जाता है। नोट एनोड टू कैथोड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डिपोजिट, चाहे छोटा सा बना के लिख लेना डिपोजिट। ठीक है? तो भैया एनोड से कैथोड डिपोजिट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो पॉजिटिव पे लगा वो जाके कहां डिपोजिट हो जाएगा? नेगेटिव वाले के ऊपर। ठीक है? कोई ऐसा जिसको अभी भी कोई कष्ट है, कोई चीज समझ नहीं आई तो बता दो, अपन बात करेंगे इस पे। सर कैथोड से एनोड क्यों नहीं आता है? अभी कैथोड से एनोड इसलिए नहीं आता है
क्योंकि वहां पे अगर कैथोड से एनोड आएगा तो वहां मेटल को पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना पड़ेगा, और मेटल जो है वो पहली टेंडेंसी कभी इलेक्ट्रॉन गेन करने का नहीं रखता, लूज करने का रखता है। और वो लूज कहां कर सकता है? जहां पॉजिटिव चार्ज हो। तो मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसीलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल वाले को छोड़ता है, क्योंकि वहां मेटल जो है वो लूज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना दे देगा और वहां से वो दौड़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से वो पॉजिटिव को छोड़ के निकल जाता है। नेगेटिव वाले में क्या होगा? इसको इलेक्ट्रॉन लेके निकलना पड़ेगा। नहीं समझ आया? देखो समझो ऐसे, जैसे मान लो कोई एक मेटल ले लो आयरन, तो जब वो रिएक्शन करता है ना तो याद रखो, देखिए उस पर +2 चार्ज आता है। याद करो जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया है हमेशा, तो मैंने तुमको लिखा हुआ देखोगे तो सोडियम पे Na+ होता है, Fe+2 होता है, Mg+2 होता है, ऐसा देखा है? तो प्लस चार्ज कब आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो प्लस नहीं आएगा ना, माइनस निकल गया तो प्लस बचा, इसलिए प्लस चार्ज आया। तो कोई भी मेटल चाहता है ना कि उसका इलेक्ट्रॉन उससे छीन लिया जाए। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं करता, उसको ना फूटी आंख अपने ही इलेक्ट्रॉन को देखना नहीं चाहता है, वो चाहता है मेरा इलेक्ट्रॉन जल्दी कोई छीन के लेके भाग जाए। अब यहां पे अगर कोई इसका इलेक्ट्रॉन कौन छीन सकता है ये बताओ? क्या नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं, उसके पास तो खुद भर के इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो लेगा नहीं। लेगा कौन? पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन लिया, वो मेटल जो है वहां से फ्री हो गया। अब वो मेटल दौड़ के कहीं भी जा सकता है। अब चूंकि उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए पॉजिटिव से कहा जाता है नेगेटिव जाता है। डन है? अभी समझ आया क्या ये बात? बढ़िया। नयन कह रहा है कि आज तक सिर्फ एसिड बेस्ड सॉल्ट से ही कंडक्शन होगा और कोई सॉल्यूशन एक्सप्लोर नहीं हुआ। नयन, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिससे कंडक्टिविटी होती है। तुम बच्चे हो इसलिए तुमको एसिड बेस्ड सॉल्ट ही पढ़ाया जाता है। बहुत तरह के सॉल्यूशंस है, बहुत तरह की चीजें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिड बेस्ड सॉल्ट ही होते। हाँ, तुम्हारे लिए वही है, कह सकते हो। ठीक है, चलो, तुमको सस्ता में निपटा दिया जाता है। और तुमको क्या, अप टू क्लास 11 तक इसका कोई डिस्कशन नहीं है, इसके अलावा किसी सॉल्यूशन का, तो तुम निश्चिंत रहो। 11th क्लास तक यही आने वाला है। सिलेबस बनाने वाले का नंबर दीजिए। चलो ठीक है, सो अब आते हैं और फटाफट से आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। बड़े भारी भारी से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जरा देखा जाए इन क्वेश्चंस को। तो इसके साथ ही आपका मेन जो चैप्टर का पोर्शन है वो खत्म हो गया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ ये चैप्टर मेनली खत्म है। थोड़ी बहुत कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हम बाद पे बात करेंगे, पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो जिस क्वेश्चन को मैं टिक लगाऊंगा, आपको उसी का आंसर अभी मुझे मैसेज में भेजना है, जिसको टिक लगाऊंगा, और किसी का आंसर नहीं भेजना, जिसको टिक लगाऊंगा बस उसी का भेजना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ। ये किसके सॉल्यूशन है? अभी जस्ट इस पे डिस्कशन हुआ है। अधिकतर चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है वो किसके सॉल्यूशन है? नैतिक, नयन, आर्यन, अभी, शुभम, ऋषभ, पूर्णिमा, सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स देख के भी समझ में आ गया होगा कि तीनों में क्या आएगा। पायल, पीयूष, शशांक, अनुपम, आर्यन, चलिए। तो भैया यहाँ पे हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिससे करंट पास हो सकता है। दैट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो अपने 3 सॉल्यूशंस जिससे करंट पास होता है। ये जादुई पेन है, ध्यान रखना, लिखते जाऊंगा मिटते जाएगा। ठीक है,
तो 3 सॉल्यूशन जिससे करंट पास हो सकता है, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। डन है? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट। अगर किसी सॉल्यूशन से हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को तो वो कैसा इफेक्ट दिखाएगा? चैप्टर का नाम ही है ये तो, ठीक है। तो भैया अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को कहीं से पास करेंगे किसी सॉल्यूशन से तो कैसा इफेक्ट दिखाने वाला है? तो दैट इज अ केमिकल इफेक्ट। वहां कोई ना कोई केमिकल इफेक्ट होगा और वही चीज हमको देखने को मिलेगी। कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, कोई टूट रहा होगा, कोई बढ़ रहा होगा, किसी के जीवन में कष्ट हो रहा होगा, किसी के जीवन में खुशियां आ रही होंगी किसी केमिकल के, ठीक है। चल, तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ होते रहेगा इस करंट के वजह से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सी, इफ यू पास करंट थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू। कॉपर किस पे डिपॉजिट होगा? अभी जस्ट सीखे हो कि डिपॉजिट किस प्लेट पे होता है हमेशा। डिपोजिशन कहां पे होता है? बहुत अच्छे। तो भैया कहां पे डिपॉजिट होने वाला? दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल। तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिपोजिशन हमेशा कहां पे होगा? नेगेटिव वाले पे होगा। चलेगा क्या? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया इन तीनों क्वेश्चन में हमको तो डाउट है, को लगता है कि नहीं भैया ये इस प्लैनेट के नहीं थे, दूसरे प्लैनेट वाले क्वेश्चन थे, हमसे पूछ लिया गया है। डन है? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगला बोलता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल और अनदर मेटल इज नोन एज, मतलब आसान कर दिया, बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसको। यार सब चिल्ला चिल्ला के इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत दुख है, ऐसे कैसे? ऋषभ, अनय, कौशिक, नयन, पूर्णिमा सारे इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हैं। अभी, पायल, आर्यन, नैतिक, चलो ठीक है। चलो ठीक है, तो भैया सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, बढ़िया। अरे मजाक कर रहा हूं। चलो ठीक है, तो भैया क्या कहलाएगा? दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगा। लैंग्वेज चेंज करूं, आज तेरे दांत तोड़ता हूं मैं, तू आ खाली। ठीक है, नेक्स्ट बोलता क्या है कि when a free end of a tester is dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? बोलता क्या है कि एक सॉल्यूशन में जब डिप किया गया तो मैग्नेटिक निडल जो था वो घूम गया। ऐसा क्यों है भैया? अब बता, ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन है। बोलता क्या है कि फ्री एंड टेस्टर का जब डिप किया गया है किसी सॉल्यूशन में तो उसका मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्यों? वेरी गुड शशांक। अभी गड़बड़ है। बस हो गया, और क्या? क्योंकि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कंडक्टर है। वो सॉल्यूशन जो उसमें कंडक्टिविटी है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ भी कह सकते हो कि वो सॉल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर है या इलेक्ट्रोलाइट है, जिस वजह से हमको ये चीज देखने को मिल रही है। सिंपल। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, उसमें करंट नहीं होता, तो क्या टेस्टर को कुछ भी होता? कुछ नहीं होता। टेस्टर से कुछ भी होने जाने वाला नहीं था। ठीक है, लेकिन वो कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रोलाइट, और इसी वजह से वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल रहा है। चलेगा? डन है क्या? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट। अभी ये तो सेम ही कहानी है। बोलता क्या है कि भैया इस सर्किट में बताइए क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लिक्विड ले सकते हैं इसमें। बहुत मुश्किल सा है। तो भैया आप इसमें कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी सॉल्ट ले लीजिए। आपको करे आप साबुन का पानी ले लीजिए, मन करे तो आप इसमें नींबू पानी ले लीजिए,
मन करे तो आप जाइए गोवा, गोवा से आप समुद्र का पानी लेके आइए, मुंबई से भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। और अनय कह रहा है कि मैं मिनरल वाटर लेके आऊंगा और उसमें घर से 4 चम्मच नमक डाल दूंगा, काम हो जाएगा, और उसके बाद मम्मी तुमसे हिसाब किताब बराबर करेगी, ठीक है। तो ऐसे कोई भी लिक्विड अगर डाल दोगे तो ये काम हो जाएगा। सिद्धि कह रही है ऑयल डालेंगे, तो ऑयल डालेंगे सिद्धि तो कॉपी, देखो क्या है ना, ऑयल जो होता है ये गुड कंडक्टर नहीं होता, तो उसमें ये चीज डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन तुम ये गलती से घर पे ट्राई मत करना कि मेरे मास्टर जी ने कहा था हम ट्राई कर लेते और हाथ से पकड़ लिए, उसको नहीं करना ये काम, ठीक है। तो ये कॉजल है, करना नहीं है, बट पेन पेपर पे अगर लिखने को आएगा तो आप बोलना कि हाँ दैट इज अ बैड कंडक्टर, इसलिए वहां कंडक्टिविटी नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हम कौन से करंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एसी करंट या डीसी करंट। तो भाई साहब सारे लोग ध्यान रखिएगा, हम जितने भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं उन सारे प्रोसेस में जो करंट इस्तेमाल होता है दैट इज ऑलवेज डीसी। बैटरी यूज करते हैं, कभी किसी प्रोसेस में देखो बोलते हुए कि जाके प्लग में लगा देना, सॉकेट लगा देना वहां पे, ऐसा है देखे हो? नहीं, कहता है कि बैटरी यूज करो। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी प्रोसेस हम पढ़ते हैं उसमें डीसी के लिए पढ़ते हैं, एसी के लिए नहीं पढ़ते। डीसी में एटलीस्ट ये है कि गलती से करंट गया तो तुमको कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर एसी में होगा तो फिर तो समझ ही सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी बोल रहा है कि एसी और डीसी क्या होता है। अभी एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। लेकिन अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट का मतलब क्या है, तो ये तुम मेरे से क्लास में पूछना, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो मुझे पता है कि समझ नहीं आएगा, फिर भी लास्ट में तुम पूछोगे तो मैं बता जरूर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल फुल फॉर्म से काम चलाओ। मैं समझ रहा हूं अगर तुमको एक्साइटेशन होगा कि यार ऐसे कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। वैसे जो हमारे घरों में आता है करंट दैट इज एसी करंट, और जो बैटरी, चाहे कोई भी बैटरी ले लो, कैसा भी बैटरी ले लो, उससे जो करंट मिलता है दैट इज अ डीसी करंट। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ अभी बिल्कुल ठीक है, मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। चलो ओके नेक्स्ट। ये क्या हो गया? ओ भाई साहब और भी क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाँ रुक जा, मैं यहां से क्वेश्चन कट कर लूं। कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम बता सकते हो। कहां तक डिस्कस हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसको जूम कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ फटाफट से, बोलता क्या है? द बल्ब डजंट ग्लो, बोलता है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा इस सेटअप में, बोलता है ऐसा क्यों? ऐसा क्या लगता है, इसमें क्या कमी है कि ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा? देखो सोचो और बताओ कि ऐसा क्या कमी है इसमें। एक बहुत अच्छा आंसर आया है, आर्यन कह रहा है बल्ब फ्यूज हो गया है। फ्यूज भी कह रहा है बल्ब फ्यूज हो गया है, ठीक है। चलो देखो ये भी रीजन पॉसिबल है कि बल्ब फ्यूज कर गया हो, लेकिन 2-3 चीजें समझ लो पहले, ठीक है। पहली चीज कि हो सकता है कि जो लिक्विड लिया है दैट इज अ प्योर वाटर, या फिर कोई ऐसा जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो दोनों बैटरी के बीच में ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है दैट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूज कनेक्शन। तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कनेक्शंस जो है वो अच्छे नहीं है, थोड़े लूज कनेक्शंस हो। अच्छे से तुम देखे होगे बहुत बार घरों में भी ऐसा होता है कि जो वायर लगाया जाता है और अच्छे से ठीक से नहीं लगता, तो थोड़ा कार्बन लग जाने की वजह से कभी कभी बिजली नहीं आती है, या फिर फ्लक्चुएट करता है, या वोल्टेज कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो सकता है कि लूज कनेक्शन हो, और अगर कनेक्शन लूज हो गया तो हमको पता है कि वहां पे करंट आने वाला नहीं है, वहां पे हमको कोई भी ये करंट वाली चीज या किसी भी तरह का हमको डिफ्लेक्शन या किसी तरह का बल्ब जलने वाली चीज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है
कि जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि सर्किट कंप्लीट हो सकता है नहीं हो ड्यू टू लूज कनेक्शन। चलेगा क्या? डन है? क्या बोल रहे हैं? बल्ब फ्यूज है? चलो ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। बोलता है क्या है कि टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेवल्ड ए बी। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड ए while it glows very dim for liquid B. What would you conclude? Options are liquid A is better conductor than B, liquid B is better conductor than A. Both liquid are equal conductor and conducting properties of liquid cannot be compared by in this manner. भैया सीधे दिख रहा है, तेज ग्लो कर रहा है मतलब ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, कम ग्लो कर रहा है मतलब कम कंडक्टर है। अब मान लो ऐसा हुआ कि नयन गया एक घर में, जो मतलब घरों में जो टंकी लगाया, उस बड़े से टंका में क्या किया कि पूरा डिस्टिल वाटर भर दिया और उसमें कितना छोटा सा नींबू लाके उसमें निचोड़ दिया, थोड़ा तो एसिड हो गया। अब उसमें मान लो कि करंट पास कराएगा तो जो बल्ब जलेगा वो बहुत डिम जलेगा, क्योंकि वहां पे ना नींबू के जो वहां पे एसिडिक सॉल्यूशन है वो बड़ा लाइट है, बड़ा हल्का है, वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है। तो वहां एसिड चूंकि बहुत कम है तो वहां पे हमको कंडक्टिविटी बहुत कम दिखेगी। उसी नींबू को वो निचोड़ देगा, एक छोटे से, मान लो इतना छोटा सा ग्लास लिया, इतना छोटा सा ग्लास, और उसमें निचोड़ दिया पानी लेके डिस्टिल वाटर, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है। या फिर वहां थोड़ा और ज्यादा नींबू निचोड़ दिया तो भैया उस केस में हमको दिखेगा बल्ब एकदम धूम धाम जलेगा। जलेगा मतलब ग्लो करेगा, ये नहीं कि जल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई, इसलिए कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ए जो है बेटर कंडक्टर है इन कंपैरिजन टू बी। चलेगा? चलो नेक्स्ट। बोलता क्या है कि डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अरे भैया इसको तो हम सपने में भी बता लेंगे। हाँ जी, तो हमको सपने में भी पता है कि नहीं भैया, शुद्ध पानी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला कतई नहीं है। उसके अंदर में आप नमक डाल दीजिए, आप नींबू डाल दीजिए, आप साबुन का पानी डाल दीजिए, आप कोई भी ऐसी चीज डाल दीजिए जो एसिड बेस सॉल्ट हो, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला नहीं है। चलेगा? डन। अगला क्वेश्चन। ऋषभ कह रहा है अल्कोहल डाले तो क्या होगा? ऋषभ अल्कोहल डालोगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, लेकिन बहुत कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अल्कोहल भी बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन होगा, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा पोलर नेचर होता है उसमें। ठीक है, बट बहुत थोड़ा होगा, ना के बराबर। लेकिन ज्यादा डाल दोगे तो बात अलग है। चलो, और क्या पता, देखो अल्कोहल की वजह से हो सकता है पानी भी जो है बेचारा हाई हो जाए, तो ऐसे भी थोड़ा कंडक्टिविटी कम होने के चांसेस है। मजाक कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन केस ऑफ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होसेस दे शट ऑफ the main electrical supply for the area. Explain why they do this. ठीक है, सॉरी। तो बोलता है क्या कि भैया अपने पास जब भी कहीं पे आग लगता है तो जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं वो करते क्या है, तो पानी का सप्लाई देने से पहले, जो हॉस पाइप उसको ऑन करने से पहले, वो पहले सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वहां पे बंद करवाते घरों में। ऑब्वियस है भैया कि अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ऑन रहे तो बेचारा फायरमैन का क्या होगा, पानी जो है वो अच्छा कटर है और उसके वजह से पूरे के पूरे सर्किट में करंट चल जाएगा, पूरा वाटर कंडक्टर हो जाएगा और एक साथ वो कितने लोगों के लिए जान का खतरा हो जाएगा। तो इसी वजह से वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, और कोई कह रहा है कि वो उनका यमराज से अच्छी दोस्ती होती है इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। कौन ऐसा बोल रहा है? जरा देखा जाए कौन है भाई यमराज वाला, किधर गया? मिस हो गया लगता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये कहानी है जिस वजह से वहां पे वो पूरे के पूरे सर्किट को ऑफ कर देते हैं। चलेगा? चलो नेक्स्ट।
बोलता क्या है कि एक कोई बच्चा है वो कोस्टल रीजन में रहता है, वो एक सेकंड मुझे इसको नीचे करूं मैं, हाँ। A child is staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with a tester. He finds that compass needle deflects more in the sea water. Can you explain the reason? Obviously same reason ऊपर जो जस्ट अभी देखे थे, सी वाटर का क्यों है भैया उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन? क्योंकि उसमें कंडक्टिंग नेचर ज्यादा है, क्योंकि नमक ज्यादा घुला हुआ है। पीने वाले में नमक ज्यादा घुल जाएगा तो हम पी नहीं सकते, तो भैया उसकी कंडक्टिविटी कम है तो इसलिए डिफ्लेक्शन कम है। उस वाले में कंडक्टिविटी, सी वाले में कंडक्टिविटी ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा है। चलेगा क्या? डन है? चलिए, तो बोलता क्या है कि एक इलेक्ट्रीशियन भाई साहब है, अगर मान लो धूम धाम कहीं पे कहीं खूब सारा पानी वानी का व्यवस्था हो गया है, उस केस में वो उनको काम नहीं करना चाहिए। क्यों? तो भैया उनको काम इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर बहुत सारा पानी का व्यवस्था हो चुका है तो उस केस में बहुत खतरा हो सकता है, वहां पे करंट लग सकता है, इस वजह से ये चीज काफी खतरनाक हो सकती है। अगला कहता है कि पहेली क्या है, ये पहेली कौन है? देखा जाए भाई, पहेली की पहेली क्या है? पीयूष कह रहा है घुमा फिरा के एक ही आंसर है। बिल्कुल पीयूष, घुमा फिरा के एक ही आंसर है। पहली हैड हर्ड दैट द रेन वाटर is as good as distilled water, so she collected some rain water। अच्छा ठीक है, चलो। तो पहेली ने क्या किया कि कुछ रेन वाटर कलेक्ट किया, तो उसको ऐसा फीलिंग था कि वो एक प्योर वाटर का फॉर्म है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब उसने उसमें लगाया, अपने मतलब सर्किट वर्किट को सेट किया, तो पता चला वो थोड़ा सा कंडक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो अनय कह रहा है कि बहुत बदमाश है इसलिए ऐसा कर रहा है जो रेन वाटर है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, रेन वाटर बहुत बदमाश है। लेकिन मेन रीजन ये है कि रेन वाटर जो है, अगर याद करो तो लास्ट क्लास में भी हमने बात किया था कि भैया रेन वाटर जो है वो थोड़ा एसिडिक नेचर होता है। वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, गैसेस को लेकर नहीं है। चलेगा? यहां तक में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो कि भैया यहां तक में हमको कोई समस्या समझ नहीं आया। डन है क्या? चलो नेक्स्ट। बोलता क्या है कि कुछ ऐसी चीजों का नाम बताओ। अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड। अपने घर में देखो कैसी कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, ढूंढो। ठीक है, और इधर उधर सामान रख देना ताकि मम्मी धराम धुरूम कर दे। ठीक है, चलेगा? और लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में किस टर्मिनल से कौन सा मेटल कनेक्ट करते हैं, ये बता सकते हैं? लास्ट वाले में बोलता क्या है कि अरे कोई बात नहीं यार, लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन एंड है। मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूं। बोल रहा है कि जब हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम करते हैं प्यूरिफिकेशन, तो उस केस में इम्प्योर वाले को किससे और प्योर वाले को किससे कनेक्ट करते हैं? हमको पता है, इम्प्योर वाले को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव वाले से, प्योर वाले को नेगेटिव वाले से, इम्प्योर वाले को एनोड से, प्योर वाले को कैथोड से। खेल खत्म। चलेगा क्या? कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है? नहीं है? चलो बहुत अच्छे। तो इसी के साथ अपन आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में इसके आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी कोई डाउट है तो पूछ लो। और किसी तो एसीडीसी का बात बोला था, कौन है एसीडीसी वाला? चलो ठीक है, तो फिलहाल आज की सभा यही समाप्त कर रहे हैं। जिसको एसीडीसी सीखना है वो रुक जाओ, बाकी जनता जा सकते हैं अगर जाने की इच्छा रखते हो तो। ठीक है।